मंगोलों को नियंत्रित करने के लिए बलबन तथा उसके उत्तराधिकारियों की नीति। मंगोलों के छापों को नियंत्रित करने के लिए बलबन ने सैनिक एवं कूटनीतिक दोनों ही प्रकार के कदम उठाए। उसने हलाकू खान के पास एक दूत भेजा। हलाकू ईरान का मंगोल इल्खान था, जो तुर्किस्तान तथा मावरा उन नहर पर नियंत्रण करने वाले उगतगई चतगई शाखा के अतिरिक्त चंगेज के उत्तराधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। हलाकू ने 1260 ईस्वी में जवाब में अपना दूतमंडल भेजा, जिसका बलबन ने शानदार स्वागत किया। हलाकू ने दंड की चेतावनी देते हुए अपने अधिकारियों को भारत पर आक्रमण न करने का सख्त आदेश दिया था, किंतु इस आश्वासन को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हलाकू की सारी ताकत उस समय पहले की तरह ईरान, सीरिया, मिस्र विजय पर प्राप्त करने में लगी हुई थी। 1260 ईस्वी में उसे गहरा धक्का तब लगा जब मिस्र की सेना ने उसे पराजित कर दिया, जिसके कारण सीरिया से भी मंगोलों के पांव उखड़ गए थे। रोचक बात तो यह है कि लगभग उसी समय दक्षिण रूस के मंगोल स्वर्णिम जत्थे के प्रधान बुरका खान, जो मंगोल में सर्वाधिक शक्तिशाली था, जिसकी हलाकू के साथ घोर शत्रुता थी, का भी दूत दिल्ली आया। इस जटिल स्थिति में हलाकू ने उसी समय अपने सेना नायकों को सिंध और कोयजूद भेजा। इस प्रकार उन पर अपने आधिपत्य का दावा किया। इस प्रकार उक्त समझौते के कई अभिप्राय यह हुआ कि दिल्ली के सुल्तान ने सिंध में और लाहौर के पश्चिम के क्षेत्रों को मंगोलों को परेशान नहीं किया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली का सुल्तान बन चुका था और हलाकू खान की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण मंगोल और दिल्ली के सुल्तानों के बीच अस्पष्ट या शिथिल समझौते और सद्भावना का अंत हो गया। किंतु इस कारण स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया। यद्यपि बलबन का चचेरा भाई शेर खान, जो सीमांत क्षेत्र का सेनानायक था, लाहौर, सुनम, दीपालपुर आदि इक्तों पर नियंत्रण रखते हुए मंगोलों के विरुद्ध ढाल का काम कर रहा था, किंतु मंगोल लोग ब्यास नदी को बार बार पार करके आते ही जा रहे थे। आरंभ से ही बलबन ने आक्रामक नीति अपनाई। दोआब की सड़कों को साफ करने के साथ ही अपनी सेना के साथ कोहिजूद की तरफ बढ़ा और उसने पर्वतीय भूखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों को तहस नहस कर दिया। भारी संख्या में घोड़े पकड़े, जिनके कारण दिल्ली में घोड़ों की कीमत काफ़ी कम हो गई। 1270 ईस्वी में उसने लाहौर के किले का पुनर्निर्माण का आदेश दिया एवं उक्त नगर के पुनर्निर्माण के लिए वास्तुकारों को नियुक्त किया। किंतु उसके कुछ ही बाद बलबन ने शेर खान, जिस पर शक हो गया था वह स्वतंत्र होने के सपने देख रहा है, जहर देकर मरवा दिया। इसके बाद उसने सीमांत प्रदेशों की रक्षा का दायित्व अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद को सौंपा। शहजादा मोहम्मद सुयोग और शक्तिशाली राजकुमार था। ऐसा प्रतीत होता है कि बलबन के शेष शासनकाल के दौरान, जिसमें मंगोलों के आक्रमण का सिलसिला जारी रहा, लाहौर और मुल्तान में शहजादे द्वारा स्थापित की गई प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था ही लागू रही, जिसमें व्यास नदी सामरिक प्रतिरक्षा की सीमा रेखा भी थी। बर्नी का कहना है कि मंगोलों ने कभी व्यास के पार के क्षेत्रों पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि 70 से 80 हज़ार सवारों वाली मंगोल सेना ने भी मुल्तान से शहजादा मोहम्मद की, समाना से बुगरा खान की और दिल्ली से मलिक बरबक मुक्तसी की सेनाओं का मुकाबला नहीं कर पाई। 1285 ईस्वी में मुल्तान के बाद शहजादा मोहम्मद की मृत्यु एक आकस्मिक संघर्ष का परिणाम थी, जिसमें मंगोलों के अग्रिम दस्ते ने उस पर अचानक हमला कर दिया था। तथापि उसने जान बचाने का भागने का प्रयास किया तथापि भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास करने के बजाय उसने युद्ध करके मृत्यु को गले लगाना ही बेहतर समझा। शहजादे की मृत्यु व्यक्तिगत रूप से बलबन के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। बलबन ने शहजादा मोहम्मद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था, किंतु इसके कारण मंगोलों के साथ संबंधों में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया। बलबन के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अंतिम मंगोल आक्रमण 1288 ईस्वी में हुआ, जब तमर खान ने लाहौर से मुल्तान तक के सारे इलाके को रौंद डाला, किंतु शाही सेनाओं के आगमन का समाचार पाते ही मंगोल भाग खड़े हुए। इस प्रकार 1290 ईस्वी तक पश्चिमी पंजाब तक मंगोलों का दबदबा बना रहा और व्यास नदी प्रभावी सीमा के रूप में बनी रही। वे मुल्तान और सिंध के लिए भी निरंतर खतरा बने रहे, किंतु उन्होंने दिल्ली की ओर गंभीर आक्रामक नीति नहीं अपनाई, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत अपना अस्तित्व बचाए रखने में सक्षम रही, किंतु उसके लिए सतर्कता और सैनिक तैयारी करनी पड़ी। ईरान में स्थापित मंगोल शाखा के द्वारा भारत पर अंतिम आक्रमण 1292 ईस्वी में तब हुआ, जब ईरान के इल्खान हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख सैनिकों की मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हाल ही में
सुल्तान बले जलालुद्दीन खिलजी ने अपना जीवन का बहुत बड़ा भाग मंगोलों से लड़ते हुए बिताया था। जलालुद्दीन एक बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ा और कुछ झड़पों के बाद मंगोल सेना पीछे हटने को सहमत हो गई। लगता है दोनों में एक प्रकार का समझौता हो गया। जलालुद्दीन ने स्नेहपूर्वक अब्दुल्ला से भेंट की और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। हलाकू के अन्य पुत्र उलागू ने अपने 4000 अनुयायियों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और उन्हें दिल्ली में बसने की अनुमति दी गई। सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह भी उलूगू के साथ कर दिया। इन मंगोलों के साथ साथ 1289 में भारत में प्रवेश करने वाले 5000 मंगोल दल ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और ये नए मुसलमान कहलाए। ये मैत्रीपूर्ण संबंध संकेत करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में एक मौन समझौता हो गया था और कि स्थिति यथावत बनी रही, जिसके तहत पश्चिमी पंजाब पर मंगोलों का नियंत्रण कायम रहा। किंतु मंगोलों की आंतरिक राजनीति में होने वाले परिवर्तनों के कारण परिस्थितियों में एक नया मोड़ आया, जिसके अंतर्गत मंगोल पहली बार दिल्ली के लिए एक बड़ा खतरा बनकर खड़े हो गए।